बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैंने आपकी क्लास के अंदर चैप्टर 2 शुरू कर रखा है, जो क्या था, पुष्पीय पादपों के अंदर लैंगिक जनन है। वहाँ पर भी मैंने जो टॉपिक शुरू कर रखा है वो है परागण। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? परागण पढ़ रहे हैं। परागण के अंदर भी हमने एक तो अध्ययन कर लिया स्वपरागण का, फिर हमने शुरू किया था पर परागण। पर परागण के अंदर भी हमने अध्ययन कर लिया है किसका? अजैविक से पर परागण। अजैविक के अंदर हमने अध्ययन किया था वायु से पर परागण और जल से पर परागण। ये दो अध्ययन हमने कर लिए थे। आज हम पर परागण के अंदर अध्ययन करेंगे जैविक कारकों से। जैविक से, ठीक, किससे अध्ययन करेंगे? जैविक से अध्ययन करेंगे। अब सुनो मेरी बात, पर परागण था क्या? हमने पढ़ा था कि समान प्रजाति के विभिन्न पौधों के विभिन्न पुष्पों के मध्य परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक जाना क्या कहलाता है? पर परागण कहलाता है। ये बात हमारी पहले हो चुकी थी। अजैविक लगभग पर परागण की क्रिया किसकी सहायता से होती है? जैविक कारकों की सहायता से होती है। और जैविक कारकों में भी सबसे ज्यादा किससे होती है? मधुमक्खी से, बी, ठीक है, मधुमक्खियों से, हनी बी से सबसे ज्यादा, जो डोमिनेंट है ना। प्रभावी जैविक कारक, तो प्रभावी जैविक कारक कौन है? मधुमक्खी क्या होती है? प्रभावी जैविक कारक होता है। फिर उसके बाद में हम ये बात कहेंगे कि जो जैविक कारक है, जो जैविक कारक है उसमें किस किस का अध्ययन करेंगे? तो पहला अपन अध्ययन करेंगे कीट परागण। पहला अध्ययन अपन करेंगे कीट परागण, जिसमें कीटों की सहायता से परागण की क्रिया होती है। वो कीट कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखो, मक्खी है ना, मक्खी, फिर उसके बाद में मधुमक्खी है ना, भंगूर, टटिया जिसको अपन बोलते हैं, इनकी सहायता से, यानी कीटों की सहायता से। अभी फिर उसके बाद में हम इसमें पढ़ेंगे पक्षी की सहायता से, पक्षी परागण, पर परागण, तो पक्षी पर परागण। तो पक्षी पर परागण के अंदर हम पढ़ेंगे एक तो सनबर्ड, बस इसमें नाम याद करना है, सनबर्ड और हमिंग बर्ड, सबसे छोटा हमिंग बर्ड की सहायता से। फिर उसके बाद में हम देखेंगे चमगादड़ की सहायता से, गादड़ से पर परागण। गिलहरी से भी होता है पर परागण, और कुछ उच्च स्तरीय जीवों से भी पर परागण होता है। जैसे उच्च स्तरीय जीवों के अंदर मैं प्राइमेट्स की बात करूं, स्तनधारियों में प्राइमेट सबसे ऊपर वाला है, तो उसकी मैं बात करूं तो लेमूर। प्राइमेट्स कौन सा है? लेमूर। इसकी सहायता से, यानी ये जंतु हो गए ना उच्च स्तरीय जंतु। कौन से हैं ये? उच्च स्तरीय जंतु। तो उच्च स्तरीय जो जंतु होते हैं उनकी सहायता से भी पर परागण होता है, जिसमें लेंगूर, फिर वृक्ष पर पाए जाने वाले रोडेंट्स, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल करके जाते हैं, जैसे पहले एक पेड़ पे थे फिर उछल करके दूसरे पेड़ पे चले गए, उनकी सहायता से भी हो सकता है। फिर जैसे कुछ सरीसृप भी है, उन सरीसृप में एक तो है गेको छिपकली और एक है गार्डन छिपकली, बगीचे में पाई जाने वाली छिपकली, ठीक है।
गेको छिपकली अपन किसको कहते हैं? जो हमारे घर के अंदर जो छिपकलियाँ होती है वो गेको छिपकलियाँ होती है। दूसरी बात, ये एक इसी कैटेगरी के अंदर एक हरे रंग की छिपकलियाँ भी आती है, हरे रंग की छिपकलियाँ भी आती है। और जो गार्डन छिपकली होती है वो आप देखना, गूगल वगैरह पर सर्च करके देखना, आपको चित्र देखने को मिल जाएगा। उनका जो शरीर है उसके ऊपर ऐसे 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 कांटे पाए जाते हैं, यानी शरीर पर क्या पाए जाते हैं? कांटों की अवस्था पाई जाती है। किसके अंदर? गार्डन छिपकली के अंदर। इतनी बात क्लियर हो गई। बस इनके नाम ध्यान रखिए, बाकी कुछ भी नहीं करना। अध्ययन करेंगे कीट परागण का। पक्षी परागण में भी थोड़ी सी विशेषता बता दूंगी मैं आपको। इनके नाम में चमगादड़ से, ये बात नहीं पूरा एक साथ ही बता दूंगी। चमगादड़ से अगर पर परागण की क्रिया हो रही तो आपको पता है चमगादड़ तो रात्रि जीव है, रात्रिचर है। ये तो कैसा है? रात्रिचर है। दूसरी बात, ये स्तनधारी में भी आता है चमगादड़, पक्षी वर्ग में नहीं आता, आपको पता है ये बात। अब चमगादड़ अगर परागण की क्रिया करनी है तो वो जो पुष्प होंगे वो पुष्प हल्के रंग के होते हैं। क्या होते हैं? हल्के रंग के होते हैं। और ये जो पुष्प होते हैं हल्के से एक अलग प्रकार की गंध स्रावित करते हैं, हल्की एक अलग प्रकार की गंध स्रावित करते हैं, जिस गंध की वजह से चमगादड़ उस पुष्प की तरफ आकर्षित होता है। जब चमगादड़ उस पुष्प के पास में जाता है तो उसके शरीर पे क्या चिपक जाते हैं? परागकण चिपक जाते हैं। और वो जो परागकण होते जो दूसरे पुष्प पे जाता है तो वहां तक स्थानांतरित हो जाते हैं। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है चमगादड़ की आपको। हालांकि एनसीईआरटी की बुक में चमगादड़ की इतनी डिटेल नहीं दे रखी जितनी मैंने आपको बता दी। अच्छा, ये नॉलेज तो सही है। हमें किसका अध्ययन करना है? हमें तो कीट परागण का अध्ययन करना है। एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जाता है कीट परागण की, तो ये सब मैं हटा दूं, एक बार चाहो तो पढ़ लो तुम लोग। कीट परागण, पक्षी परागण, सनबर्ड और हमिंग बर्ड है। चमगादड़ से हो रहा है तो वो पुष्प कब खिलेंगे? रात को खिलेंगे। ठीक है, पुष्प कब खिलेंगे? रात को। हाँ, अरे एक बात बतानी थी तुम लोगों को। हम लोगों ने एक फर्स्ट वाले चैप्टर में नीला कुरेंजी पढ़ा था क्या? जो 12 साल में एक बार जिसके पुष्प खिलते हैं। तो आज का जो दैनिक भास्कर था उसमें ये कल वाले दैनिक भास्कर में न्यूज आई थी, है ना। वो शायद केरल के पहाड़ियों पर उसके पुष्प देखने को मिलते, तो उसमें दे रखा है पहले 2006 में दिखे थे कहीं और, है ना, फिर किसी और एरिया में 2018 में दिखे थे, अब दूसरी जगह अब दिखे हैं। तो आप चाहो तो वहाँ से एक बार उसको पढ़ लेना। लेकिन वो बस एग्ज़ाम में नहीं आता कि कब, एग्ज़ाम में तो इतना ही था। हमने 12 साल की बात की थी, तो हमारे अकॉर्डिंग 2006, 2018 अब आगे। ठीक है बच्चों, चलो कीट परागण सुनो तो, सॉरी मात्रा में कीट परागण सुनो। अब हम पढ़ेंगे कीट परागण। कीट परागण, ठीक है। अब सुनो, मैंने क्या कहा था? कीट अलग अलग प्रकार के हैं, है ना। आप कितने भी नाम लिख लो भले। भंगुरिया जैसे भौरे होते हैं ना, सुना है? बड़ा सा काले रंग का भौरा सा होता है, ऐसे भू 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 करके घूमता रहता है। तो वो तो मान लो वो भी तो परागण की क्रिया करता है। एक पुष्प में जाता है, फिर बास निकलेगा, दूसरे पुष्प के अंदर जाएगा। फिर ऐसे आप बहुत सारे कीट देखते हो जो पुष्पों के अंदर घुस जाते हैं फिर बाहर निकलते। तो वो किसके लिए जा रहे हैं? पुष्प के अंदर मरकंद लेने के लिए तो जा रहे हैं ना। फिर उसके से मधुमक्खी है, वो तो मैन है ही, प्रभावी तो कौन है? मधुमक्खियाँ ही होती है। जैसे ततैया, जिसको अपन टाटिया बोलते हैं हमारी भाषा के अंदर, उनमें वो में कीट परागण के अंदर आते हैं। तो अपन ये कहेंगे कि जिन पुष्पों में कीट परागण होता है उन पुष्पों की विशेषता क्या है? जिन पुष्पों में कीट परागण होता है उन पुष्पों की क्या विशेषता पाई जाती है? तो सुनो, सबसे पहले तो क्या होगा? जो पुष्प है वो आकार में बड़े होंगे, सुंदर होंगे, चटकीले रंग के होंगे।
क्योंकि कीट तभी तो उनकी तरफ आकर्षित होंगे, आकार में बड़े होंगे, सुंदर होंगे, चटकीले रंग के होंगे, आकर्षित होंगे और साथ ही साथ में मरकंद की मात्रा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। साथ ही साथ में उनके अंदर मकरंद की मात्रा भी क्या होती है, ज़्यादा होती है पुष्पों के अंदर। तो ये वाली बात आप ध्यान रखोगे कि पुष्प की क्या विशेषता होती है जब उनके अंदर कीटों से परागण की क्रिया हो रही हो। तो फिर सुनो दूसरी बात, फिर अपन कहेंगे कि उनके परागकण कैसे होंगे। तो तब हम कहेंगे कि उनके जो परागकण हैं वो भी आकार में बड़े होंगे, चिपचिपे होंगे और संख्या में कमी होते। किसके तुलना में, वायु के द्वारा जहाँ परागण होता है उसकी तुलना में इनकी संख्या कम होती है। वहाँ तो वायु के द्वारा परागण हो रहा है, वायु से हवा में फैल जाएंगे पूरे वातावरण के अंदर और बहुत ही कम परागण होते हैं जो वर्तिकाग्र तक पहुँच पाते हैं। तो वर्तिकाग्र तक पहुँच, इसीलिए वो ज़्यादा संख्या में होती है। इनका तो क्या है, जो कीट आएंगे उसके शरीर से चिपकेंगे ये तो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, चिपचिपे होते हैं। कि जो परागकण होते हैं, परागकण का जो बाह्य चोल है, ठीक है, बाह्य चोल है, वहाँ पर ये जो गर्त है यहाँ से एक तेलीय पदार्थ का स्राव होता है, चिपचिपे पदार्थ का स्राव होता है। दूसरी बात, जो परागकण होते हैं उन पे कांटे पाए जाते हैं और वो किसी कांटों की सहायता से भी किसी भी जंतु से चिपक जाते हैं और चिपक करके एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ कीट की जगह एक शब्द काम में ले दूँ जंतु, तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। अरे विज्ञान होती ही दो है, पादप और जंतु वाली, मालूम है ना ये बात। जंतु विज्ञान या सॉरी प्राणी विज्ञान कह दो। जो प्राणी विज्ञान है उस विज्ञान के अंदर अकशेरुकी के सारे और कशेरुकी के सभी जंतु आते हैं, मालूम है ना ये बात। तो कीट की जगह प्राणी नाम ले दो तो क्या दिक्कत है। तो अपन ये कहेंगे कि जो परागकण होते हैं बड़े होते हैं, चिपचिपे होते हैं और इनके शरीर पे कुछ परागकणों के सिर्फ कांटे भी पाए जा सकते हैं जो किसी भी प्राणी के शरीर से चिपक जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। उदाहरण दूं, अभी अपने खेतों के अंदर ऐसा काटे काटे वाला एक छोटा सा, जिसको भरूट कहते हैं, हमारे कपड़ों से चिपक जाता है भरूट। फिर हम खेत में जाते हैं, हमारे कपड़ों से भरूट चिपक जाता है, फिर हम वापस आते हैं और हम क्या करते हैं, उतार करके वहीं गिरा देते हैं। अब वो मिट्टी के अंदर दब गया, ठीक है, दब गया मिट्टी के अंदर, और जब बारिश होगी तो उसी जगह के ऊपर उस भरूट का क्या बन जाएगा, पादप बन जाएगा, पौधा बन जाएगा, फिर भरूट बन जाएगी। अरे खेत में चीज़ें देखते हो ना, कभी घर वाले भरूट के बीज बोते हैं क्या, जबकि खेत तो हम हमेशा साफ करते हैं, लेकिन फिर भी भरूट के पौधे उगे जाते हैं, वो स्थानांतरण की क्रिया से उग जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो आप परागण की विशेषता भी आराम से बता दोगे कि जिनके अंदर कीटों के द्वारा परागण की क्रिया होती है वह ये तो पुष्प की विशेषता है और ये किसकी है, परागकण की विशेषता है। अब सुनो आगे, ठीक है। अब फिर हम बात करेंगे कि जो पुष्प है जिनमें कीट परागण होता है, वो कीटों को पुरस्कार प्रदान करते हैं, इनाम देते हैं, पारितोषिक करते, इनाम प्रदान करते हैं। कि कीटों को क्या कहते हैं कि जब तुम लोग मेरी इतनी सहायता कर रहे हो, मेरी प्रजाति को बढ़ाने का काम कर रहे हो, तो बदले में मैं भी तो कुछ दूँ तुम लोगों को, बदले में मैं भी तो इनाम दूँ तुम लोगों को। तो जिन पुष्पों के अंदर कीट परागण की क्रिया होती है वो कीटों को पारितोषिक के लिए इनाम प्रदान करते, पुरस्कार प्रदान करते हैं। तो पुष्पों के द्वारा कीटों को प्रदान करने वाले जो इनाम है उसमें एक तो है मरकंद, मीठा जूस जो मधुमक्खी लेके आती है। अरे मधुमक्खी क्यों जाती है भाई,
मधुमक्खी कोई उनमें परागण की क्रिया करने के लिए थोड़ी ना जाती है। मधुमक्खी तो अपनी भलाई के लिए जाती है। मधुमक्खी क्या करती है, वहाँ से क्या लेती है, मरकंद चूस के लाती है फूलों से। मरकंद चूस के लाएगी, अपने छत्ते में आएगी और उसकी मधुमक्खी के पास में एक ऐसी क्रिया है जिस क्रिया की सहायता से वो किसका निर्माण करती है, शहद का निर्माण करती है। और शहद केवल मधुमक्खी ही बना सकती है, कोई और नहीं बना सकता। अरे एक कहावत भी तो सुनी है ना कि जो कारीगर होते हैं उसकी बनाई हुई चीजें तो कोई चुरा सकता है लेकिन उसकी कारीगरी को नहीं चुरा सकता। तो वही बात मधुमक्खी भी तो ये कहती है कि मानव मेरा शहद चुरा सकते हैं लेकिन शहद बनाने की कला मानव के पास नहीं होगी। तो ये बात ध्यान में रखना तुम लोग भी, कि तुम लोग मेहनत करोगे, ठीक है, तो तुम लोग जो मेहनत करते हो सकता है कि एक बार आपकी मेहनत का फ़ायदा कोई और उठा रहा है, लेकिन वो आपकी हिम्मत, आपकी जो ईमानदारी है, आपकी जो मेहनत करने की ताकत है वो नहीं चुरा सकता। और एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो कोई चुरा नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पढ़ते रहा करो। एक पढ़ाई ही हमारे पास में सबसे बड़ा हथियार होती है जो हमारी होती है। ऐसे घर वाले बोलते हैं ना, घर में हर चीज़ का बंटवारा हो सकता है, चीज़ें बट सकती है, लेन देन हो सकता है, पढ़ाई का कभी लेन देन नहीं हो सकता। तुम लोग उधार में पढ़ाई नहीं मांग के ला सकते, उधार में पैसे मांग के ला सकते हो, पड़ोस वालों से चीज़ें मांग के ला सकते हो, लेकिन कभी अपने साथ वालों से ये कहा क्या, अपने साथ वाले से नोट्स मांग सकते हो, लेकिन कभी ये कहा कि तूने जो याद किया है वो मुझे दे दे, आधा नहीं मांग सकते ना। तो वही बात यहाँ पर है कि पुष्प जो होते हैं वो कीटों को पारितोषिक प्रदान करते हैं। उस पारितोषिक में पहला पारितोषिक क्या होता है, मरकंद, कि कीट पुष्प के पास मरकंद लेने के लिए जाएगा, वो उसका जो मीठा जूस है उसको चूसेगा और पुष्प क्या करेगा, अपने जो परागकण है वो उसके शरीर से चिपका देगा। जो परागकोश होगा ना, परागकोश उसके शरीर को ऐसे टच करेगा और परागकण वहाँ चिपक जाएंगे। फिर वही कीट उस पुष्प से निकल कर के किसी दूसरे पुष्प पे जाता है और अपने शरीर को हिलाता है, तो वहाँ से परागकण अलग हो जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जरूरी नहीं पर परागण 100% सफल हो। कीट को थोड़ी ना पता होता है ये बात कि मैं पहले सरसों के पुष्प से मरकंद लेके आया हूँ, अब मुझे सरसों के पुष्प तक ही जाना है, उसको नहीं पता ये बात। वो एक बार एक पुष्प से ले लेता है, दूसरी बार दूसरी प्रजाति के पुष्प से मरकंद ले लेगा, तो पर परागण की सफल होने की संभावना कम होती है, ये बात ध्यान में रखना आप। तो पहला क्या हो गया, मरकंद। और दूसरा ये होता है कि पुष्प जो होते हैं वो कीटों को अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं, ठीक है ना। ये बात सुनो तो क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है कीट परागण में। कीट परागण, कीटों के द्वारा परागण की क्रिया होती है। जिन पुष्पों में कीटों के द्वारा परागण की क्रिया होती है उन पुष्प की क्या विशेषता, पुष्प बड़े होते हैं, सुंदर होते हैं, चटकीले रंग के होते हैं, उनमें मरकंद की मात्रा अत्यधिक होती है। कीट परागण के जो परागकण होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं, चिपचिपे होते हैं, संख्या में कम होते हैं, शरीर पे कांटे पाए जाते हैं, बाह्य चोल कांटों के रूप में पाया जाता है। फिर जो पुष्प है जिनमें कीट परागण होता है वो कीटों को पारितोषिक प्रदान करते हैं, उनको इनाम प्रदान करते हैं पारितोषिक के रूप में मरकंद या एक तो जूस, मीठा रस देते हैं उनको, और दूसरा सुरक्षित जगह, ताकि कुछ कीट ऐसे होते हैं जो पुष्प पे अंडे देते हैं तो उनको सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। तो अंडे देने वालों के अंदर अपन बात करेंगे एमोरफिलस, एक पुष्प है एमोरफिलस। एक पुष्प का क्या नाम है, एमोरफिलस। एक पुष्प है जो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, विश्व का
सबसे बड़ा पुष्प है एमोरफिलस। ठीक है, ये जो पुष्प है ये कीटों को अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करवाता है। यानी अंडों क्या देने के लिए, अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करवाता है। बात समझ में आ गई, ये बात आप ध्यान रख लोगे। ठीक है, दूसरा और सुनो, एक दूसरा पुष्प है यक्का। ये पुष्प है यक्का, और यक्का पुष्प के अंदर जो परागण की क्रिया संपन्न करते हैं उसको सलभ कहते हैं। सलभ, रात में लोटिए का नाम है ना, दौड़े दौड़े भी ना बोलना, सलभ, या फिर आप कह दो मौत। कीट ही है ये एक प्रकार, इनके द्वारा परागण की क्रिया क्या होती है, संपन्न होते हैं। यक्का और सलभ दो ऐसे सहजीवी है, अगर उन दोनों को अलग, इन दोनों की ही एक दूसरे के बिना जीवन संभव नहीं है। दोनों के जीवन चक्कर के लिए किसकी जरूरत होती है, एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इन्हें एक दूसरे का सहजीवी कहते हैं। अगर देखो यक्का पुष्प नहीं होगा तो सलभ की प्रजाति नहीं बनेगी, सलभ नहीं होगा तो यक्का पुष्प के नए पादप नहीं बनेंगे। सुनो कैसे नहीं बनेंगे, अब एक बार पढ़ लो फटाफट, फिर आगे बताओ, जल्दी जल्दी पढ़ो। हटा दो, चलो हटा देती। सुनो 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 रे, हम ये कहेंगे कि यक्का पुष्प के पास, यक्का पुष्प के पास जो सलभ है वो जाता है और यक्का पुष्प के अंडाशय में अपने अंडे देता है। ये हो गया अंडाशय, ये अंडाशय के कोष्ठक हो गए। अंडाशय के कोष्ठक में सलभ अपने क्या देता है, इसे अंडे देता है। कि जब ये सलभ पुष्प के अंडाशय में अंडे दे दिया और फिर जब बाहर निकलता है तो इसके शरीर से क्या चिपक जाते हैं, परागकण चिपक जाते हैं। फिर ये ऐसे ही मान लो किसी पादप पे जाके बैठेगा, पुष्प पे जाके बैठेगा तो वहाँ परागकणों को छोड़ देगा। तो क्या क्या हुआ कि यक्का पादप जो है उसके अंडाशय में ये अपने अंडे देता है, जबकि सलभ जो होता है वो इसे परागण की क्रिया को संपन्न करवा देता है। जब परागण की क्रिया होने के बाद में अंडाशय के बीजांड में जब निषेचन की क्रिया होने के बाद में जब बीज का निर्माण होता है, उस समय अंडों से जो लार्वा है ये पुष्प से बाहर निकल जाते हैं। अंडों से लार्वा कहाँ आ जाएंगे, पुष्प से बाहर आ जाएंगे, ताकि इसके बीज को कोई हानि नहीं हो। इतनी बात समझ में आ गई। क्या क्या कहोगे कि यक्का और सलभ के बीच में सहजीवी संबंध पाया जाता है, एक दूसरे के बिना इनका जीवन संभव नहीं होता है। जीवन चक्र के लिए क्या चाहिए, इन दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। यक्का पुष्प सलभ को अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। जो सलभ होती है, जो मादा जो सलभ होती है वो यक्का पुष्प के अंडाशय में अपने अंडे देती है। उन अंडों से लार्वा बाहर निकलते हैं जब बीज का निर्माण होता है। और जो सलभ है वो यक्का पुष्प के अंदर परागण की क्रिया को संपन्न करवा देगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन है यक्का और मौत के बीच में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर आप और उदाहरण दे सकते हो, जैसे एक अजीर होता है, अजीर उसके अंदर भी कीट परागण ही पाया जाता है। साल्विया के अंदर भी कीट परागण पाया। देखो यक्का हो गया, एमोरफिलस हो गया, साल्विया का तुम्हारे प्रैक्टिकल के अंदर है। जो साल्विया जो पुष्प होता है ना वो ऐसे दो भाग, ऐसे उसके ना जीभ सी निकली रहती है, ऐसे दो होठ होते हैं उसके, एक होठ ये रहा उसका और एक होठ ये रहा उसका, और ये उसकी
इस प्रकार से सजीव से निकली रहती है। इसके नीचे वाले स्तर पर कौन आके बैठ जाता है? कीट, और ये अपने परागकण को यहाँ से चिपका देता है। ठीक है, साल्विया में ये प्रैक्टिकल की बात है, प्रैक्टिकल के इसमें जरूर पढ़ेंगे। आपको बताया तो दिया साल्विया के अंदर कीट परागण होता है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब उसके बाद में हमने ये कर लिया कीट परागण। पक्षी परागण की बात करेंगे तो दूसरी बात तो क्या कि कुछ पक्षी क्या करते हैं, जूस सब करते हैं। पक्षियों के शरीर से, जैसे हमिंग बर्ड है, उनकी चोंच बिल्कुल पतली सी होती, तो अपनी चोंच को अंदर डालेंगे, तो जब वो चोंच को पुष्प में डालते हैं तो उसे क्या चिपक जाते हैं? परागकण चिपक जाते, और वही जब दूसरे पुष्प के पास जाते तो परागकण को वहाँ छोड़ देते, हमिंग बर्ड वगैरह। ठीक है, चमगादड़ की बात हमारी हो गई। ये लो, ये परागण की क्रिया, हाँ चाहो तो उसमें आप उदाहरण लिख लेना, एरिथ्रिना पादप। ठीक है, किसके लिए है ये? किसके लिए है ये? पक्षी के लिए, पक्षी परागण की, पक्षी पर परागण की क्रिया होती है इसमें। और जो रात में जो खिलता है, किलेनिया है, किलेनिया रात में खिलने वाला है। बात समझ में आ गई? अब सुनो मेरी बात। अब देखो, अब हम अगली बात पढ़ेंगे, ये तो परागण की क्रिया कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ेंगे कि कोई भी पुष्प है उसमें परागण की क्रिया के लिए क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। या फिर आपसे ये पूछ ले कि पर परागण की क्रिया को तो बढ़ाना है और स्वपरागण की क्रिया को कम करना है, तो आप कौन कौन सी युक्तियां काम में लोगे? स्वयं परागण की क्रिया को कम करना है, पर परागण की क्रिया को बढ़ाना है, क्योंकि पर परागण के दौरान विभिन्न प्रकार के नए लक्षण बनते हैं, जिससे एक नई जाति का विकास होता है, और जो नया जाति बनी है वो वातावरण के अंदर अपने आप को अनुकूलित कर सकती है। यानी नई जाति का क्या होता है? विकास होता है। विकास की क्रिया को संपन्न करने के लिए कौन सी क्रिया करवाई जाती है? पर परागण की क्रिया करवाना जरूरी है। हम 5 वाले चैप्टर के अंदर जब मेंडल पढ़ेंगे, हालांकि मेंडल आपने पढ़ा भी होगा, ग्रेगर जोहन मेंडल आनुवांशिकता वाले के अंदर, तो वहाँ पर देखो मटर के पौधों पे विकास करता है, मटर के पौधों के ऊपर है ना अपने जो प्रयोग करता है, प्रभाविता का नियम है ना, ये सब वाली बातें। तो वहाँ पर वो भी क्या करता है? मटर ही तो ले रहा है। मटर तो द्विलिंगी पादप है ना, नर और मादा जनांग एक ही पुष्प के अंदर पाए जाते, तो फिर तो स्वनिषेचन हो गया। लेकिन वो कोई ना कोई ऐसी क्रिया अपनाता है, उस क्रिया के दौरान स्वनिषेचन की क्रिया को वो हटा देता है, कम कर देता है। तो हमें भी तो कुछ युक्तियां काम में लेंगी। हालांकि वो जो युक्ति थी उनकी भी अपन बात करेंगे, विभूषण वगैरह पढ़ेंगे, अपन भी विभूषण की क्रिया करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम एक बार अपने टॉपिक वाइज ही चल रहे, तो आप इसे बही युक्तियां भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? बही प्रजनन युक्तियां, बही प्रजनन युक्तियां, या फिर आप सीधे सीधे ये कह सकते हो स्वनिषेचन की क्रिया को घटाना है और पर परागण की क्रिया को बढ़ाना है। इसके लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो पहली विशेषता, सबसे प्रथम जो विशेषता है, प्रथम विशेषता क्या होनी? पादप एक लिंगी होगा, है ना। नर या मादा जनांग में से पुष्प में या तो नर जन्नांग होगा, पुष्प में या मादा जन्नांग होगी, तो 100% ही क्या होगा? पर परागण होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर पुष्प द्विलिंगी हो तो, द्विलिंगी हो तो क्या होगा? क्योंकि द्विलिंगी होगा तो जरूर स्वनिषेचन हो जाएगा, और हमें तो स्वनिषेचन करवाना ही नहीं। तो एक पादप द्विलिंगी है तो उसमें क्या संभावना है कि उसमें पर परागण होगा? वरना तो द्विलिंगी है तो स्वपरागण हो सकता है ना। क्या संभावना है कि पर परागण होगा द्विलिंगी में? तो सबसे पहले तो जो परिपक्वन काल है, परिपक्वन काल अलग अलग होगा।
यानी कि मादा जननांग और नर जननांग का परिपक्वन काल अलग अलग समय में होगा। एक पुष्प में नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, एक पुष्प में नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, लेकिन कुछ पुष्प में तो परागकण परागकोश से पहले ही बाहर निकल गए और उसी पुष्प की मादा जननांग अभी तैयार ही नहीं है प्रजनन करने के लिए, उसके अंदर अंड कोशिका का विकास ही नहीं हुआ। कुछ पुष्पों में क्या होता है कि अंडे तो बन चुके हैं और परिपक्व भी हो गई अंड कोशिका, लेकिन परागकण फिर बाहर ही नहीं निकले। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर कि हवा के द्वारा, जल के द्वारा, किसी भी प्राणी के द्वारा जो परागकण लाए जाएंगे उनके द्वारा निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी। तो दोनों का परिपक्वन काल क्या होना चाहिए? अलग अलग, भिन्न काल पक्वता, जिसको क्या बोलोगे? पहला क्या है? भिन्न काल पक्वता। ठीक है, परिपक्वन काल क्या होना चाहिए? अलग अलग। इसमें एक तो है पूर्वता, पूर्वता मतलब पुकेशर, जो पुकेशर है ना, उसका विकास पहले ही हो जाता है। किसके? स्त्री केशर से पहले पुकेशर है ना, परागकोश या परागकण पहले ही विकसित हो जाते। तो पूर्वता, भिन्न काल की बात करें ना, पूर्वता का मतलब क्या होता है? परागकोश पहले ही परिपक्व हो जाते हैं। जैसे मैंने बात की थी ना सालविया में कीट पर परागण, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा है स्त्री पूर्वता, दिख रहा है ना तुम लोगों को बोर्ड से? स्त्री पूर्वता मतलब स्त्री केशर पहले ही परिपक्व होगी, अंड कोशिका के बीजांड के अंदर अंड कोशिका का निर्माण हो जाता है, लेकिन उस पुष्प के अंदर परागकण बाहर नहीं निकले, अभी तक परागकोश नहीं फटा, परागकण बाहर नहीं निकले, जबकि अंड कोशिका का विकास हो गया। तो पहले अगर परागकोश का परिपक्व हो तो पूर्वता, अगर जायांग का हो या अंडा से पहले परिपक्व हो जाए तो स्त्री पूर्वता कहते हैं। एक विशेषता। दूसरी विशेषता ये होती है कि कई बार क्या होता है कि जो वृत्तिका है उसकी लंबाई में विभिन्नता पाई जाती है। वृत्तिका की लंबाई में विभिन्नता पाई जाती है। या तो वर्तिका बहुत छोटी रह जाती है या वर्तिका बहुत बड़ी रह जाती है। तब भी स्व परागण क्रिया कैसे हो गई? अगर द्विलिंगी है तो देखो, जैसे मान लो ये तो इतना ही रह गया, अब सोचो विभिन्नता आ गई, ये ज़्यादा लंबी हो गई, ये तो इतना ही रह गया, या फिर ये इतना लंबा चला गया और ये छोटी रह गई। तो ये एक कमी हो सकती है किसके अंदर कि स्वनिषेचन की क्रिया घटेगी और पर परागण की क्रिया बढ़ेगी। दो विशेषता। तीसरी विशेषता, यानी कि तीसरी विशेषता ये होगी कि जो वर्तिकाग्र है वो उसमें संरचनात्मक विभिन्नता पाई जाएगी। कोई भी संरचनात्मक घटक होंगे जो परागण की क्रिया को नहीं करें, यानी वर्तिका परागकण को ले, जैसे मान लो ये एक द्विलिंगी पादप है, द्विलिंगी पुष्प है, सारी विशेषता है, समय पे परिपक्वन काल हुआ है, ठीक है, आकार में भी दोनों बराबर है, परागकोश से परागकण बाहर निकल गए, कहाँ तक गए? वर्तिकाग्र तक गए, लेकिन वर्तिकाग्र ने इनको लिया ही नहीं, यानी वर्तिकाग्र जो होगी इनको पराग नलिका बनाने में सहायता नहीं करेगी। कि वर्तिकाग्र तो जगह प्रदान करती है कि किसका निर्माण हो? पराग नलिका का निर्माण हो। जब पराग नलिका का निर्माण हो जाएगा तो नर युग्मक बनेंगे और ये नर युग्मक कहाँ तक जाएंगे? भ्रूण कोश तक जाएंगे।
लेकिन कुछ ऐसी संरचनात्मक घटनाएं घटी जिसकी वजह से वर्तिकाग्र ने खुद के पुष्प के पराग कणों को स्वीकार ही नहीं किया। तब फिर सब निषेचन घट गया। क्या बढ़ गया? पर परागण की संभावना बढ़ गई। इतनी बात समझ में आ गई क्या? देखो फटाफट। फिर है स्व असंगता। स्व असंगता की कहानी भी हो सकती है। स्व असंगता का मतलब है खुद के आ भी गए, पराग नली भी बन जाएगी लेकिन निषेचन की क्रिया नहीं होगी, उसे कहते हैं स्व असंगता। इनकॉम्प्लेबिलिटी, यानी कि इनकॉम्प्लेबिलिटी। असंगता का मतलब क्या होता है? सुनो, असंगता का मतलब ये होता है कि जो पराग कण है वो वर्तिकाग्र तक चले गए, पराग नलिका का निर्माण हो गया, नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंच गए, फिर भी निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं हुई, उसे कहते हैं स्व असंगता। ठीक है क्या? लेकिन अगर मान लो यही पराग कण किसी दूसरे सेम जाति के किसी दूसरे पुष्प के आते तो निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती। असंगता का मतलब ये हुआ कि निषेचन के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां होने के बावजूद भी निषेचन की क्रिया नहीं होती है, उसे असंगता कहते हैं। तो क्या क्या थी सुनो। भिन्न काल पक्वता अगर है तो पर परागण होगा द्विलिंगी पादप में। वर्तिका की लंबाई अगर अलग अलग हो सकती है तब भी पर परागण होगा। इसको आप विषम वर्तिकात्व कह सकते हो, विषम वर्तिकात्व कह सकते हो। स्व असंगता होगा तब भी क्या होगी? स्व असंगता होगा तब भी निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। एक है हरकोगेमी। हरकोगेमी जो अभी अभी मैंने कहा था ना कि वर्तिकाग्र है वो कणों को स्वीकार ही नहीं करेगी, तो उसे हरकोगेमी कह देंगे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना कि एक द्विलिंगी पादप होने के बावजूद भी उसमें पर परागण की क्रिया को बढ़ावा देने वाली युक्तियाँ कौन कौन सी है। भिन्न काल पक्वता, दोनों का काल सम एक अलग अलग हो, वर्तिकाग्र की लंबाई में अंतर हो, वर्तिका की लंबाई में अंतर हो जाए, वर्तिकाग्र संरचनात्मक रूप से अलग प्रकार की हो जाए। तीसरी बात स्व असंगता की कहानी हो जाती है कि पूरी अच्छे से परागण गए, पराग नलिका बन गई लेकिन फिर भी निषेचन की क्रिया नहीं हुई, स्व असंगता की कहलाता है। ठीक है, अब ये तो था हमारा एनसीईआरटी की बुक की कहानी। पर परागण किसे कहते हैं? जैविक कारक, अजैविक कारक। जैविक कारक में सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन होता है? बीज, मधुमक्खियाँ होती है। ठीक है, ऐसे तो कीटों के अंदर अपन मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ, भंगूर, भौरे ना सबकी बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन होती है? मधुमक्खियाँ होती है। फिर हमने पढ़ा कि पर परागण को बढ़ावा देना है तो पर परागण को बढ़ावा देने वाली ये सारी युक्तियाँ आ जाती है। अब आपसे ये पूछ ली कि पर परागण के लाभ क्या है, तो आप क्या कहोगे कि पर परागण की क्रिया के अंदर पुष्प अलग अलग होते हैं, एक ही जाति के अलग अलग पुष्पों के मध्य होती है पर परागण की क्रिया, जिसकी वजह से नई लक्षणों का विकास होता है और नई प्रजाति बनती है। नई प्रजाति बनने से जो पौधे का निर्माण हुआ है वो एक अच्छे गुणों वाला होता है, किसी भी वातावरण में अपने आप को अनुकूलित कर सकता है। उसके द्वारा बने हुए बीज और फल भी स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। इतनी बात। हानियाँ क्या है? अरे हानियाँ तो सीधी सी बात है। हानियाँ क्या होगी? इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है पर परागण के लिए। जब माध्यम होगा तभी पर परागण की क्रिया संपन्न होगी और माध्यम के द्वारा पर परागण की क्रिया हो जाए ऐसी संभावना कम होती है। क्यों? जैसे मैंने उदाहरण दिया, जो पराग कोश है वो छोटे हवा की द्वारा फुला हुआ है, उसके परागकण चिपके हुए हैं। जब हवा चली, हवा चलने से परागकण बिखर गए चारों तरफ, तो कोई ज़रूरी नहीं थोड़ी ना है कि वो परागकण
उसी प्रजाति के पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाके गिरेंगे। अरे बिखर गए, कहीं पर भी गिर सकते हैं जाकर के। तो संभावना 1% मान के चलो, बहुत ही कम संभावना होती है पर परागण की। इसे निषेचन की क्रिया बहुत कम होती है। जो ज्यादा निषेचन क्रिया किससे होती है? स्वनिषेचन की क्रिया से। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी टॉपिक था, परागण का टॉपिक था, जिसको अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो सभी बच्चे आराम से पढ़ेंगे, टॉपिक को समझेंगे। जिसको लग रहा है आवाज़ कम है, ईयरफोन काम में ले लीजिएगा। आपके पास में ईयरफोन अवेलेबल होगी, वो लगा करके आराम से सुनो। बाहर ना तो बाहर वाला कोई डिस्टर्ब होता है। ईयरफोन लगाने के 2 फायदे हैं। एक तो आवाज़ क्लियर सुनाई देगी और आपको बाहर की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। और दूसरी बात, आप पढ़ रहे हो तो घर वाले डिस्टर्ब नहीं होंगे, है ना। तो कितने फायदे होंगे? आवाज़ अच्छे से सुनाई देगी, आपको किसी और की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, तो आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, एक फोकस पे रहेगा। आपके घर वाले डिस्टर्ब नहीं होंगे। 3 बातें हो गई। तो जिसको लगी आवाज़ कम है, और मैं तो ये कहूँगी आवाज़ कम है, ये ज़्यादा ईयरफोन ही काम में लिया करो, उसी को यूज करो, ताकि आपका जो माइंड है वो एक जगह फिक्स रहे। जब तक दिमाग एक जगह फिक्स नहीं होगा, तब तक हमारे सोचने समझने की क्षमता भी क्या होगी? कम होगी। तो आराम से ठंडे दिमाग से पढ़ा करो, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ क्लियर होगा। नहीं आता है तो मैं अवेलेबल हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। आपको बट क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे जो कमेंट्स कर रहे हैं, तो आपकी क्लास के जो क्लासमेट है आप उनको बोले कि पढ़ लो, पढ़ाई शुरू हो गई है, वापस से नहीं पढ़ाया जाएगा, जो पढ़ा दिया गया है वो। तो ओके बच्चों, थैंक यू, आराम से पढ़ो।